दोस्तों एक वेब सीरीज अभी काफी चर्चा में है, द कांधार हाईजैक IC-814। नेटफ्लिक्स पर नई वेब सीरीज आई है जिसका नाम है IC-814 और ये खूब विवादों में। इंडियन एयरलाइंस IC-814 के हाईजैकिंग की घटना पर आधारित है। 24 दिसंबर 1999 IC-814 for the safety of the passengers and crew is also the aircraft. Our security at the airports have to be tightened. We cannot afford to make the same mistakes again. We have lived through a living hell. On 24 December 1999, Indian Airlines flight IC-814 took off from Kathmandu for Delhi. 40 minutes into the flight, 5 heavily armed hijackers stormed the cockpit, taking control of the aircraft. दोस्तों ये चर्चा में क्यों है, इसको जानने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि कांधार हाईजैक की घटना क्या है, उसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आज से करीब 25 साल पहले इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट नंबर IC-814 तारीख 24 दिसंबर 1999 को नेपाल की राजधानी काठमांडू से दिल्ली के लिए टेक ऑफ करती है, जिसमें 179 पैसेंजर्स और 11 क्रू मेंबर्स थे। टोटल 190 लोग इस फ्लाइट में सफर कर रहे थे, इंक्लूडिंग कैप्टन देवी शरण, को पायलट राजेंद्र कुमार और फ्लाइट इंजीनियर अनिल कुमार जागिया। IC-814 करीब 4 बजे काठमांडू एयरपोर्ट से टेक ऑफ होती है। टेक ऑफ होने के कुछ ही देर बाद जब फ्लाइट इंडियन एयर स्पेस में इंटर कर जाता है, करीब 4:39 पे, जब क्रू मेंबर्स फ्लाइट में मौजूद पैसेंजर्स को फूड सर्व कर रहे थे, तभी फ्लाइट में मौजूद 5 लोगों ने फ्लाइट पर गन पॉइंट पर अपना कब्जा कर लिया। IC-814 पर अपना कंट्रोल बना लेने के बाद इनमें से एक आदमी जो चीफ था, चीफ इसका असल में कोडवर्ड नेम था, इन लोगों ने अपना एक ऐसा नाम रखा था कि उन लोग का वो असली नाम नहीं था। वो लोग इस कोडवर्ड नेम से लोग को पुकारते थे, बुलाते थे। इन लोग का ये असली नाम नहीं था, ये लोग खुद को बुलाते थे इन नामों से। तो जो चीफ था वो पहुंच जाता है कॉकपिट में और कैप्टन देवी शरण से बोलता है कि फ्लाई वेस्ट की तरफ उड़ते रहो, और फ्लाइट पर हम लोगों ने अपना कब्जा कर लिया है, फ्लाइट हाईजैक हो चुकी है। दरअसल वो लोग इस फ्लाइट को पाकिस्तान ले जाना चाह रहे थे और वो लोग बार बार ये धमकी दे रहे थे कि जैसा हम बोल रहे हैं वैसा करो, वरना हम पैसेंजर्स को मारने लगेंगे, इस फ्लाइट को बम से उड़ा देंगे। लेकिन कैप्टन देवी शरण उन आतंकवादियों को कहते हैं कि हमारे पास इतना फ्यूल नहीं है कि हम पाकिस्तान तक जा सके, क्योंकि हमारे को दिल्ली जाना था और हमारे पास इतना ही फ्यूल है कि हम दिल्ली तक आ सके। तो जानबूझ करके कैप्टन देवी शरण क्या करते हैं कि उस फ्लाइट की स्पीड को कम कर देते हैं, स्लो कर देते हैं, और कैप्टन देवी शरण उन हाईजैकर्स को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि हमें कहीं ना कहीं लैंड करना होगा रिफ्यूल करने के लिए, क्योंकि हमारे पास इतना फ्यूल नहीं है। दोस्तों अब तक देश को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि फ्लाइट में क्या चल रहा है और फ्लाइट हाईजैक हो चुकी है, इसकी कोई जानकारी नहीं थी। और इसके बाद कैप्टन देवी शरण ने दिल्ली एयर ट्रैफिक कंट्रोल को इन्फॉर्म किया कि IC-814 हाईजैक हो चुका है, और पहली बार ऑफिशियली 6:04 पर कैप्टन देवी शरण की बात भारत सरकार तक पहुंचती है कि प्लेन हाईजैक हो चुका है। देश के तब के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, और शाम के 6:30 पर पाकिस्तानी अथॉरिटी से ये गुहार लगाई जाती है कि हमारी फ्लाइट को लाहौर में लैंड कराई जाए, क्योंकि आतंकवादी लोग जो थे वो बार बार यही कह रहे थे कि पाकिस्तान में इसको लैंड कराए, पाकिस्तान में इसको लैंड कराओ, वरना हम इसे उड़ा देंगे। बार बार वो यही धमकी दे रहे थे, लेकिन पाकिस्तान ने साफ मना कर दिया और कहा कि आप पाकिस्तानी एयर स्पेस में नहीं घुस सकते हैं। कैप्टन देवी शरण तब तक हाईजैकर्स को मनाने की कोशिश करते हैं कि फ्लाइट को अमृतसर में लैंड करा लिया जाए ताकि रिफ्यूल कर सके हम लोग, और वो उन्हें मनाने में सफल भी हो जाते हैं। और फाइनली 6:44 पर फ्लाइट को अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंड कराया जाता है। दोस्तों ये एक भारत के पास बहुत बड़ा मौका था कि भारतीय विमान को जिस तरीके से उन लोगों ने हाईजैक किया था और भारत की धरती पे उस फ्लाइट का लैंड करना, ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी जिसको हम लोग इस्तेमाल करके कुछ कर सकते थे इस कंडीशन में। और जब फ्लाइट को अमृतसर में लैंड करा लिया जाता है, उसके बाद भारत सरकार की तरफ से ये आदेश दिया जाता है कि फ्लाइट को ज्यादा से ज्यादा डिले किया जाए ताकि हमें कुछ करने का मौका मिल सके। इस हाईजैक के बाद क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बनाया जाता है
और ये प्लान किया जाता है कि क्यों ना फ्लाइट का टायर पंक्चर किया जाए, जिसकी वजह से वो टेक ऑफ ही ना कर पाए। लेकिन उन आतंकवादियों की तरफ से कैप्टन देवी शरण को धमकी देनी शुरू कर दी जाती है और उनसे कहा जाता है कि जल्दी टेक ऑफ करो वरना हम पैसेंजर्स को मारना शुरू कर देंगे। पायलट की तरफ से एटीसी को रिक्वेस्ट किया जा रहा था बार बार कि रिफ्यूल किया जाए, लेकिन भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार डिले किया जा रहा था, लगातार विलंब की प्रक्रिया जारी थी। ठीक उसी समय उन आतंकवादियों के द्वारा एक आदमी पे सच में हमला कर दिया जाता है और वो व्यक्ति बुरी तरह जख्मी भी हो जाता है। तब तक एटीसी ने ये फैसला किया कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि IC-814 के सामने एक फ्यूल टैंकर को खड़ा कर दें, जिसकी वजह से प्लेन टेक ऑफ ही नहीं कर पाए। और किया भी दोस्तों ऐसा ही जाता है। एक फ्यूल टैंक बहुत ही तेजी से उस फ्लाइट की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन एटीसी ने उस ड्राइवर को बोला कि स्पीड को थोड़ा कम करो, लेकिन उस ड्राइवर ने अचानक से ब्रेक मार दिया, जिसकी वजह से वो वहीं पे रुक गया। और वो जो रुक जाता है और कॉकपिट से वो आतंकवादी ये घटना को देख रहे थे, ये पूरी घटना वो लोग देख रहे हैं कॉकपिट में बैठे हुए। उन हाईजैकर्स को शक होता है कि ये इतनी तेजी से हमारी तरफ आ रहा था और अचानक से रुक क्यों गया। इसके बाद उन हाईजैकर्स ने गन पॉइंट पर लिया अनिल कुमार जागिया को। देवी शरण से बोला कि बहुत हुई रिफ्यूलिंग, अब तुम इस फ्लाइट को टेक ऑफ करो। अब हमें नहीं पता तुम कैसे करोगे, लेकिन तुम टेक ऑफ करो और सामने जो टैंकर है उसे उड़ा दो, जो करना है करो, लेकिन टेक ऑफ करो। और अनिल कुमार जागिया को गन पॉइंट पे लेने की वजह से कैप्टन देवी शरण ने ऐसा ही किया, उन्होंने फ्लाइट को टेक ऑफ करा उसी समय। और कैप्टन देवी शरण ने प्रेशर में आकर के तो टेक ऑफ किया, लेकिन उस फ्यूल टैंक से बाल बचे और एक बड़ा हादसा होने से टल गया, वरना उस टैंकर से टक्कर हो जाती थी। अब तक घड़ी में समय हो चुका था 7:50 और ये IC-814 पाकिस्तानी एयर स्पेस में घुस चुका था। दोस्तों, इस बार कैप्टन देवी शरण एटीसी को इन्फॉर्म करते हैं और कहते हैं कि हम सब मरने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान से जब परमिशन मांगी जाती है फिर से, तो पाकिस्तान की तरफ से दोबारा मना कर दिया जाता है कि आप हमारी एयर स्पेस में नहीं घुस सकते हैं, आप लाहौर में लैंड नहीं करवा सकते हैं। लेकिन पाकिस्तानियों को इस बात का शक था कि वो आतंकवादी प्रेशर में आकर के पायलट को जबरदस्ती पाकिस्तान के लाहौर में लैंड कराने को मजबूर करेंगे, इसीलिए वो लोग लाहौर एयरपोर्ट के सारे लाइट्स को ऑफ करवा देते हैं। लेकिन हाईजैकर्स ने कहा कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि लाइट्स ऑन है या ऑफ है, तुम लैंड कराओ। दबाव में आकर के पायलट लैंड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे तैसे वो जब फ्लाइट को नीचे की तरफ लाते हैं तब उन्हें कॉकपिट से ये दिखता है कि अरे ये तो सड़क है और ये तो चालू रोड है। तब कैप्टन देवी शरण एक बार फिर से लाहौर एयर अथॉरिटी से बात करते हैं और उन्हें बोलते हैं कि प्लीज हमें लैंड करवा दीजिए वरना हम एक रोड पर क्रैश कर जाएंगे। तब जाकर के लाहौर एयरपोर्ट की लाइट्स ऑन की जाती है और लगभग 8:07 पर लाहौर एयरपोर्ट पर IC-814 की लैंडिंग होती है, लेकिन सिर्फ रिफ्यूलिंग के लिए। और 10:30 पर इस फ्लाइट को फिर से टेक ऑफ करना पड़ता है। इसी बीच उन आतंकवादियों के द्वारा रुबिन काटियाल नाम के एक व्यक्ति के ऊपर हमला कर दिया जाता है, जो कि अपनी पत्नी के साथ हनीमून से लौट रहे थे और इस हमले के बाद उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। इसके बाद IC-814 को लाहौर से टेक ऑफ कराने के बाद ओमान की तरफ ले जाया जाता है, लेकिन इसे कहीं भी परमिशन नहीं दी जाती है लैंडिंग करने के लिए। और फिर फाइनली दुबई में लैंड कराने की परमिशन मिलती है। 25 दिसंबर रात के करीब 3 बजे इस फ्लाइट की लैंडिंग दुबई में हुई और यहाँ पे नेगोशिएशन के बाद 26 लोगों को रिहा करने की बात की गई और जिसमें रुबिन काटियाल की डेड बॉडी को भी उन लोगों ने रिलीज किया वहाँ पर। इन 26 लोगों में बच्चे, औरतें, बूढ़े बुजुर्ग और बीमार लोग शामिल थे। दोस्तों, IC-814 एक बार फिर से टेक ऑफ करता है और इस बार दुबई से वो टेक ऑफ करने के बाद अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में लैंड करना चाह रहा था, लेकिन काबुल एयर अथॉरिटी ने कहा कि इसे कांधार ले जाओ
काबुल में लैंड नहीं कराने देंगे। और 26 दिसंबर सुबह करीब 8 बजे IC-814 कांधार एयरपोर्ट पर लैंड करता है और अगले 6 दिनों तक IC-814 कांधार एयरपोर्ट पर ही खड़ा रहता है। दोस्तों, ये वो वक्त है जब अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत थी और तालिबान आगे बढ़ के आता है और कहता है कि भारत की उन हाईजैकर्स के साथ समझौते की बातचीत हम कराएंगे, लेकिन उस टाइम पर भारत तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं करता था। इसीलिए इंडिया ने अपने इस्लामाबाद स्थित हाई कमीशन ऑफिशियल्स को कांधार भेजा समझौते की बातचीत करने के लिए। तब तक तालिबान ने उस IC-814 को चारों तरफ से घेर लिया और हथियार तान करके खड़े हो गए। इस पर कुछ विशेषज्ञों का ये मानना था कि तालिबान ने ऐसा इसलिए किया होगा क्योंकि वो ऐसा नहीं चाहते थे कि भारत कोई भी मिलिट्री ऑपरेशन करे उन हाईजैकर्स के खिलाफ, और तालिबान ने साफ मना भी कर दिया था कि भारत कोई भी मिलिट्री ऑपरेशन नहीं कर सकता है उन हाईजैकर्स के खिलाफ। 27 दिसंबर को भारत सरकार ने एक स्पेशल टीम भेजा नेगोशिएशन करने के लिए, जिसमें अजीत डोभाल भी शामिल थे। हाईजैकर्स ने 3 डिमांड रखी थी। पहला, भारतीय जेल में बंद 36 आतंकवादियों की रिहाई की मांग, जिसमें हाफिज मसूद अजहर भी शामिल है। दूसरी मांग, हरकतुल मुजाहिदीन के फाउंडर सज्जाद अफगानी की डेड बॉडी की मांग करना कि उनकी डेड बॉडी वापस की जाए। और तीसरी डिमांड थी कि $200 मिलियन उन्हें कैश में दिया जाए। दोस्तों, इसकी खबर अब तक देश में जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी और उन पैसेंजर्स के जो परिवार वाले थे उन्होंने सरकार पे ये दबाव बनाना शुरू कर दिया कि उन हाईजैकर्स को जो चाहिए आप वो दो, लेकिन हमारे परिवार वालों को, हमारे रिलेटिव्स को वापस लाओ। जो देना पड़े उन्हें वो दे दो, लेकिन उन्हें वापस लाओ। समझौते के लिए कांधार पहुंची टीम में विवेक कटजू, अजीत डोभाल सहित CD सहाय भी मौजूद थे। इन लोगों को ऐसा लगा कि ISI कांधार में इन हाईजैकर्स को एक्टिव सपोर्ट दे रहा है। उन हाईजैकर्स के डिमांड में कटौती की जाती है और समझौता होता है 3 आतंकवादियों को रिहा करने पर, जिसमें पहला नाम होता है हाफिज मसूद अजहर का और दूसरा उमर शेख का और तीसरा मुश्ताक जरगर का। इन आतंकवादियों को दिल्ली लाया जाता है और उस समय के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जसवंत सिंह उन्हें एक फ्लाइट में बैठा करके खुद कांधार के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि अगर वहां पर कोई बड़े फैसले लेने की जरूरत पड़ी तो वापस दिल्ली की तरफ ना आना पड़े, इसीलिए जसवंत सिंह खुद जाते हैं उस फ्लाइट में। और इसके बाद पाकिस्तान से ISI उन कैदियों के परिवार वालों को लेकर के कांधार पहुंचता है और उनकी पहचान कराई जाती है। और पहचान कराने के बाद उन हाईजैकर्स को बताया जाता है कि जिसकी तुम डिमांड कर रहे थे वो लोग को रिहा कर दिया गया है। तब जाकर के एक एक करके पैसेंजर्स को नीचे उतारा जाता है। पैसेंजर्स की रिहाई के बाद 31 दिसंबर को उन्हें दिल्ली लाया जाता है और उन्हें इतनी खुशी होती है कि मौत के मुंह से वो लोग वापस आए हुए थे। पिछले 6 दिनों से वो लोग एक ऐसे नर्क में जी रहे थे कि जिन्हें उन्हें खुद भी नहीं पता था कि वो लोग जिंदा बचेंगे भी कि नहीं बचेंगे। और फाइनली 31 दिसंबर 1999 को वो लोग दिल्ली पहुंच करके अपने परिवार वालों से मिलते हैं और उनके परिवार वालों की जान में जान आता है। इनमें से 17 लोग इंजर्ड थे जिन्हें प्राथमिक उपचार के लिए तुरंत अस्पताल ले जाया गया। दोस्तों, अब बात करते हैं उस कंट्रोवर्सी के ऊपर जो इस वेब सीरीज के आने पर चल रही है। दरअसल वो पांचों एक दूसरे को एक फेक नेम से बुलाते थे। वो लोग अपना असली नाम इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। हाईजैकिंग से लेकर के नेगोशिएशन तक उन लोगों ने अपने आप को एक फेक नेम से इंट्रोड्यूस करा था, जैसे चीफ, डॉक्टर, बड़गड़, भोला, शंकर, ये सब उनके फेक नेम थे। दरअसल हाईजैकिंग के बाद जब ये पूरी घटना घट गई, उसके बाद भारत सरकार के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के पास अब भी वो डेटा मौजूद है। अगर आप चाहें तो उस डेटा को पढ़ सकते हैं, उनकी वेबसाइट पे ये अभी भी मौजूद है। दोस्तों, उन 5 आतंकवादियों के असली नाम ये थे। उनमें जो चीफ था, चीफ का असली नाम इब्राहिम अख्तर था और डॉक्टर का शाहिद अख्तर सईद था। बड़गड़ सनी अहमद काजी था। भोला का असली नाम जहूर मिस्त्री इब्राहिम था और शंकर जो उसने नाम रखा था उसका असली नाम शाकिर था। लेकिन ये लोग एक दूसरे को फेक नेम से बुलाते थे। दोस्तों, इसी को लेकर के एक विवाद छिड़ा हुआ है। कुछ लोगों का कहना है कि इससे हमारी भावनाओं को आहत पहुंची है
और इसमें जो ये हिंदू नाम इस्तेमाल किया गया है भोला और शंकर, ये क्यों किया गया? और ऐसा नहीं करना चाहिए। लोगों को ऐसा लगेगा कि देखो हिंदू आतंकवादी थे, उन लोगों का ऐसा कहना था, लेकिन मैंने आपको जैसा कि बताया कि उन लोगों ने खुद ही ऐसा नाम रखा था और इसके जो फिल्म मेकर्स हैं उन्होंने डिट्टू कॉपी किया है वहां से, और इनका खुद का कोई ऐसा अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं किया है इसमें। उन लोगों ने जो रिसर्च किया है और रिसर्च के आधार पर ही उन्होंने इस पे नाम रखा है। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की वेबसाइट पर इस घटना की पूरी जानकारी आज भी मौजूद है, आप चाहें तो देख सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हाईजैकिंग से लेकर के नेगोशिएशन तक उन लोगों ने खुद का नाम डॉक्टर, भोला, शंकर, चीफ और बर्गर इसी तरह से रखा था। ये लोग खुद को इसी नामों से बुलाया करते थे। लेकिन दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने नेटफ्लिक्स की कंटेंट हेड मोनिका शेरगिल को समन जारी किया है IC-814 की कंट्रोवर्सी के बाद। दोस्तों, IC-814 की सीरीज को रिलीज भी कर दिया गया है। ये रिलीज हुआ है 29 अगस्त को। आप चाहे तो नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं। इन सब पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।